राम मंदिर को लेकर आज देश में चारों ओर चर्चा है। अयोध्या में भव्य रामलला प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर की गूंज पूरे वेग से हमें सुनाई दे रही है। फर्स्ट इंडिया के विशेष कार्यक्रम अध्याय 2 के हमारे प्रधानमंत्री सीरीज में का स्वागत है। आज हम सुनाते हैं ऐसे प्रधानमंत्री की सुनी अनसुनी कहानी जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाया था। ये प्रधानमंत्री थे देश में कंप्यूटर क्रांति के जनक और इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी। अध्याय 2 में मैं योगेश शर्मा आज सुनाता हूँ राजीव गांधी की कहानी। शुरुआत अयोध्या के राम मंदिर से। आज से 38 साल पहले 31 जनवरी 1986 की बात है। बाबरी मस्जिद का मसला उस समय भी गर्म था। तब केंद्र में इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी सत्ता संभाल रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे। यूपी के फैजाबाद के एक वकील उमेश चंद्र ने राम मंदिर का ताला खुलवाने के लिए जिला अदालत में एक याचिका दायर कर रखी थी। याचिका को मंजूर करते हुए जिला अदालत ने मंदिर खोलने का आदेश दे दिया। इसके बाद 1 फरवरी को राम मंदिर के ताले 37 साल से जो बंद पड़े थे खोल दिए गए। ताला खुलते ही बड़ी संख्या में हिंदू तीर्थयात्री वहां पहुंच गए। तब तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अरुण नेहरू थे। अरुण नेहरू ने उस समय बयान देकर सियासी हलकों में भूचाल ला दिया था। उन्होंने कहा था कि ये ताले राजीव गांधी ने खुलवाए थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अरुण नेहरू के इस बयान का खंडन उस समय पीएमओ में सचिव रहे वजाहत हबीबुल्ला ने किया। हबीबुल्ला ने अपनी किताब में लिखा था कि राजीव गांधी ने ताला खोलने को नहीं कहा था क्योंकि राजीव गांधी को अदालत के आदेश की जानकारी ही नहीं थी। लेकिन इन सब बातों से परे कहा जाता है कि राजीव गांधी और यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने ताला खुलवाया। कहा जाता है कि राजीव गांधी के कहने पर ही दूरदर्शन पर रामानंद सागर के बहुचर्चित सीरियल रामायण का टेलीकास्ट 1985 से शुरू हुआ था। राजीव गांधी के प्रयास थे कि अयोध्या में राम मंदिर आम सहमति और आम प्रयासों से बने। इसे लेकर उन्होंने कोशिशें की थी। अब आज की चुनावी दहाड़ और अतीत का संख्याबल। 2024 के ही लोकसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी गूंज सुनाई दे रही है। अब की बार 400 पार। बीजेपी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार का। भले ही कांग्रेस आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि देश में सबसे पहले 400 पार सीटें कांग्रेस ही लेकर आई थी। ये हुआ था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 404 लोकसभा सीटें जीती थी। सहानुभूति लहर पर सवार राजीव गांधी ने प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी के लिए नाम मात्र की सीटें छोड़ी। खास बात यह है कि कांग्रेस ने 514 सीटों में से 404 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। 1980 में जनसंघ से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का गठन हो गया था और पार्टी कमल के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतर चुकी थी। 1984 में भाजपा ने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। नवगठित पार्टी इस आम चुनाव में कोई भी छाप छोड़ने में असफल रही। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी ही चुनाव जीते। पार्टी ने 224 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत केवल 2 पर ही मिली। राजीव गांधी के व्यक्तित्व को लेकर कई तरह की बातें होती हैं। सरल, सहज और सौम्य व्यक्तित्व के अधीन राजीव गांधी निर्भीक और निडर थे। यही कारण है कि प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने अनेकों हमले झेले। आतंकवादियों के वे सदैव निशाने पर रहे और आखिरकार एक दिन 21 मई 1991 की रात 10:21 पर तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे सुनकर देश दहल गया और पसर गया सन्नाटा। 30 साल की एक युवती छोटे कद की
चंदन का हार लेकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समीप तक पहुंच गई। जैसे ही वो उनके पैर छूने के लिए झुकी, एक जोरदार धमाके ने वहां सन्नाटा कर दिया। उस समय मंच पर राजीव के सम्मान में एक गीत गाया जा रहा था, राजीव का जीवन हमारा जीवन है। अगर वो जीवन इंदिरा गांधी के बेटे को समर्पित नहीं है तो वो जीवन कहाँ का। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। राजीव गांधी का जीवन एक आत्मघाती धमाके में समाप्त हो गया। एक ओजस्वी नेता हमारे बीच से चला गया। लिट्ठे के आत्मघाती हमलावर ने राजीव गांधी को मार डाला। धमाका इतना भीषण था कि उनका शरीर टुकड़ों में बिखर गया था। उनके लोटो कंपनी के सफ़ेद रंग के जूतों से राजीव गांधी के शरीर को पहचाना गया था। सभी देशवासियों की आंखें नम थी जब राजीव गांधी का अंतिम संस्कार हो रहा था। इस घटना को कई साल गुजर चुके हैं, कई लोगों की रिहाई तक हो गई, मगर लोगों के जहन में राजीव गांधी की यादें आज भी जिंदा है। आखिर क्यों और कैसे रची गई थी राजीव गांधी को मारने की श्रीलंका के तमिलों से जुड़े संगठन लिट्ठे ने साजिश। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, यूँ कहे लिट्ठे ने 1989 में राजीव गांधी को लेकर जब सरकार गिर गई थी और उसके बाद राजीव गांधी एक अस्थिरता का दौर बना था। राजीव गांधी इसी बीच 1990 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि श्रीलंका के साथ हुए शांति समझौते का समर्थन करते हैं। लिट्ठे को डर था कि राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बनना उसके लिए घातक हो सकता है, लिहाजा लिट्ठे ने उनकी हत्या की साजिश रची। इस साजिश के मुख्य पात्र थे लिट्ठे का मुखिया वेलुपिल प्रभाकरण, लिट्ठे की खुफिया इकाई का मुखिया पोट्टू उम्मान, महिला इकाई की मुखिया अकीला और शिवरासन। राजीव गांधी की हत्या का मास्टरमाइंड शिवरासन ही था। राजीव गांधी के इंटरव्यू के कुछ महीनों बाद लिट्ठे के आतंकी अलग अलग टुकड़ियों में शरणार्थी के तौर पर भारत आने लगे। 1 मई 1991 को शिवरासन अपने साथ धनु, उसकी सहेली शुभा समेत 9 लोगों को भारत लेकर आया। 12 मई को सभी ने वीपी सिंह की रैली में प्रैक्टिस भी की और 21 मई को राजीव गांधी की हत्या कर दी। अगर तमिलनाडु का प्लान सही नहीं होता तो लिट्ठे के पास प्लान बी भी था। वो दिल्ली में राजीव गांधी की हत्या करना चाह रहे थे। लिट्ठे ने मानव बम के लिए 3 महिलाओं को तैयार किया था। पहली धनु थी, दूसरी थी शुभा और तीसरी थी अतीरे। प्लान था कि अगर धनु नाकाम हुई तो शुभा इसे अंजाम देगी और अगर शुभा भी नाकाम हुई तो अतीरे दिल्ली में इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाएगी। अतीरे के दिल्ली के मोतीबाग इलाके में सोनिया के नाम से रह रही थी। अतीरे दिल्ली में कहाँ रहेगी इसका काम शिवरासन ने श्रीलंका सरकार के रिटायर्ड अफसर कनगासा बापति को लगाया। कनगासा बापति ने मोतीबाग के मकान नंबर A233 को किराए पर लिया था। ये घर राजीव गांधी के घर 10 जनपद से 8 किलोमीटर दूर था। पोट्टू उमान इसे पूरी वारदात को दिल्ली में अंजाम देना चाहता था, लेकिन शिवरासन को पूरा यकीन था कि वो इसे श्री पेरुम्बदूर में ही अंजाम तक पहुंचा देगा। 1991 के मई में एक संदेश में पोट्टू उमान ने शिवरासन से पूछा, दिल्ली में क्यों नहीं? तब शिवरासन ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि मैं इसे यहीं तमिलनाडु में अंजाम दे सकता हूँ। श्री पेरुम्बदूर में लिट्ठे का प्लान सफल हो गया, लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले भी राजीव गांधी को मारने की 2 बार कोशिश की गई, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी थी। राजीव गांधी पर दिल्ली में एक प्रार्थना सभा के दौरान राजघाट पर गोलियां चलाई गई और वो उनके समीप से गुजर गई। वैसे प्रधानमंत्री भी रहे जिनके ऊपर विदेश दौरे के दौरान जानलेवा हमला हुआ। श्रीलंका यात्रा के दौरान एक सिंगली सैनिक ने बंदूक की बट से भी उन पर प्रहार किया था। राजीव गांधी सचेत थे, इसलिए वो तुरंत बच गए। पेरुम्बदूर की सभा की जो चुनावी रैली थी उसमें जाने से पहले आईबी और रॉ जैसी सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें रोका था, लेकिन निडर और निर्भीक राजीव गांधी ने अपनी यात्रा को निरस्त नहीं किया। आज लोकसभा चुनाव के दौरान
देश में एक नाम की चर्चा है, वो है सैम पित्रोदा, जिनके विवादित बयानों ने कांग्रेस पार्टी को परेशानी में डालने का काम किया है। पार्टी ने उन्हें कांग्रेस ओवरसीज अध्यक्ष के पद से हटा भी दिया, लेकिन एक ज़माना था जब सैम पित्रोदा ने राजीव गांधी के आदेशों पर देश में कंप्यूटर और डिजिटल सूचना क्रांति लाने में अहम भूमिका निभाई थी। राजीव गांधी को न केवल भारत की सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांति का जनक कहा जाता है, बल्कि उन्हें डिजिटल इंडिया के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। ये उनके शासन के तहत था कि अत्याधुनिक दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकसित करने और भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगस्त 1984 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. की स्थापना की गई थी। C. ने भारत के कस्बों और गांवों में संचार नेटवर्क में क्रांति ला दी। राजीव गांधी के कारण ही PCO पब्लिक कॉल ऑफिस की क्रांति सामने आई। PCO बूथ ने ग्रामीण क्षेत्रों को भी बाहर की दुनिया से जोड़ने का कार्य किया। राजीव गांधी ने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत 1986 में MTNL की स्थापना की। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई, जिसने टेलीफोन नेटवर्क के प्रसार में मदद की है। उस समय राजीव गांधी के सलाहकार सैम पित्रोदा की मदद से दूरसंचार, पानी, साक्षरता, टीकाकरण, डेयरी और तिलहन से संबंधित 6 प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किए गए थे। भौतिकी में स्नातकोत्तर करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर की डिग्री हासिल करने के लिए सैम पित्रोदा शिकागो के इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गए। सवाल ये उठता है कि सैम पित्रोदा थे कौन और राजीव गांधी ने उन्हें क्यों इतने महत्वपूर्ण टास्क सौंपे थे। 60 और 70 के दशक में सैम पित्रोदा ने दूरसंचार और कंप्यूटिंग क्षेत्र में तकनीक विकसित करने की दिशा में काम करते रहे। पित्रोदा के नाम 100 से भी अधिक पेटेंट थे। 1984 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पित्रोदा को भारत आकर अपनी सेवाएं देने का न्योता दिया। स्वदेश लौटने के बाद सैम पित्रोदा दूरसंचार के क्षेत्र में स्वायत्त रूप से अनुसंधान और विकास के लिए C. यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स की स्थापना के कार्यों में जुट गए। उसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सलाहकार की हैसियत से उन्होंने घरेलू और विदेशी टेलीकॉम नीति को दिशा देने का काम किया। राजीव गांधी के निधन के बाद सैम पित्रोदा उन्हें याद करते हुए ये कहा करते हैं, हमने सिर्फ एक प्रधानमंत्री ही नहीं खोया, मैंने अपना सबसे प्यारा दोस्त भी खो दिया। ये एक इच्छा और एक सपने का अंत था। मैंने अपनी नागरिकता तक बदल दी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। कम लोगों को पता है कि राजीव गांधी ने अपनी मौत से पहले देश में चुनिंदा चुनावी जनसभाएं की थी। उनमें से एक राजस्थान के भरतपुर के पास भी जनसभा थी। कहा जाता है कि ये उनकी अंतिम जनसभाओं में शुमार रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस ने पूरी ताकत से अपना प्रचार शुरू किया, जिससे खोई हुई शान प्राप्त की जा सके। 17 मई 1991 को राजीव मेरे लोकसभा क्षेत्र भरतपुर के निकट के अन्य क्षेत्र में आए। चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए वह मीटिंग 3:30 बजे ख़त्म हुई और हम शाम 4 बजे भरतपुर पहुंच गए। राजीव गांधी के साथ उनके घनिष्ठ मित्र सुमन दुबे भी थे। मैंने सुबह का समय फॉरेस्ट लॉज में बिताया। राजीव गांधी के लिए 3-4 घंटे की नींद ही काफ़ी होती थी, पर मेरे लिए नहीं। वह सुबह 7 बजे उठ गए। सुबह नाश्ते के बाद आगरा के लिए रवाना हो गए। मैंने उनसे अलविदा कहा और बाकी चुनाव प्रचार अभियान के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। वह मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी। अपनों के लिए फिक्रमंद राजीव गांधी बेमिसाल व्यक्तित्व के धनी थे। किसी ने नहीं सोचा था कि सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनकर मिस्टर क्लीन की उपाधि प्राप्त करने वाला व्यक्ति कम आयु में ही चला जाएगा। राजीव गांधी की राजनीतिक विरासत को उनकी पत्नी सोनिया गांधी, पुत्र राहुल गांधी और पुत्री प्रियंका गांधी वाड्रा आगे बढ़ा रहे हैं। राजीव गांधी ने कई काम किए, जिनमें खास तौर से कांग्रेस संगठन को उन्होंने नई दिशाएं दी। नए नेतृत्व को उभार कर वो अलग अलग राज्यों में सामने लेकर आए और कई प्रमुख नेताओं को आगे बढ़ाया, जो आज कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। चाहे उनमें अशोक गहलोत हो, चाहे आनंद शर्मा हो,
चाहे मुकुल वासनिक हो और भी अनेकों नाम जो कहा जा सकता है कि जिन्हें राजीव गांधी ने कांग्रेस संगठन में आगे बढ़ाने का काम किया। ये भी बहुत दिलचस्प है कि वो व्यक्ति जो खुद राजनीति में आने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था, वो एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाए। राजीव गांधी विमान उड़ाना चाहते थे पायलट बनकर और देश में सेवाएं देना चाहते थे, यही उनका शौक भी था। लेकिन नीति को कुछ और मंजूर था और एक दिन उन्होंने अपनी माँ की विरासत को संभाला, क्योंकि उनके राजनीतिक कार्यों को देखने वाले उनके भाई संजय गांधी की मौत हो चुकी थी और राजीव गांधी को आखिरकार राजनीति में आना पड़ा। राजीव गांधी ने आते ही सबसे पहले कांग्रेस संगठन में अनेकों काम किए और यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को मजबूती देने का काम राजीव गांधी की देन है। जब वो प्रधानमंत्री बने तो कहा जा सकता है कि राजीव गांधी ने वो काम कर डाले जो कोई सोच नहीं सकता था। ख़ास तौर से उन्होंने देश को समझने के लिए गाँवों के दौरे किए। ऐसा कम होता है जब कोई प्रधानमंत्री गाँवों के दौरे कर वहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जानने का काम करे, लेकिन राजीव गांधी ने ये काम किया और तभी करप्शन को लेकर जो उनका सबसे सटीक वाक्य था वो निकला था कि हम गाँव की और राज्यों की भलाई के लिए जितना पैसा केंद्र से भेजते हैं उतना पैसा नीचे तक नहीं पहुंचता। और यही तमाम कारण थे जिनके लिए कहा जा सकता है कि उन्हें मिस्टर क्लीन भी कहा गया। साफ गोई के लिए वो जाने गए और ये अलग बात थी कि बोफोर्स कांड के चक्कर में उनके ऊपर लांछन लगे। हालांकि आगे चलकर तमाम जांच में वो बेदाग निकले और मिस्टर क्लीन भी कहलाए, लेकिन इससे उनका राजनीतिक नुकसान भी हुआ। अध्याय 2 की हमारे प्रधानमंत्री सीरीज में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम हाजिर होंगे नई सीरीज के साथ। जय हिंद।